हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज का टॉपिक है अपना फ्रेंड फंक्शन, ये चैप्टर नंबर 9। तो इससे पहले हमने पढ़ा था स्टैटिक डेटा मेंबर और आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड फंक्शन। तो जैसे कि आपको पता है कि क्लास के अंदर जो मेंबर फंक्शन होता है उसके अंदर एक प्राइवेट मेंबर होते हैं और प्राइवेट मेंबर को हम क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हाँ, प्राइवेट मेंबर को क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात, आपको पता है। अब देखो, सी प्लस प्लस की कुछ अवधारणाएं होती हैं, जैसे कि सी प्लस प्लस की जो विशेषताएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं। जैसे कि क्लास होती है सी प्लस प्लस में, ऑब्जेक्ट होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है, डेटा इनकैप्सुलेशन होता है, डेटा पॉलीमॉर्फिज्म है, डेटा रीयूजेबिलिटी है। लास्ट ईयर आपने 3 के चैप्टर में पढ़े होंगे, ये सारी अवधारणाएं थी सी प्लस प्लस की। इसमें एक अवधारणा होती है डेटा इनकैप्सुलेशन। डेटा डेटा एनकैप्सुलेशन। अब डेटा एनकैप्सुलेशन क्या होता है, ये जो अवधारणा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैप्सूल होता है, उसके अंदर दवा होती है, उसके बाहर क्या होता है, एक उसका आवरण होता है जिससे बाहर के इन्वायरमेंट से दवा खराब नहीं होती। क्या फ्रेंड फंक्शन रिमूव हटा दिया? कहाँ देखा है फ्रेंड फंक्शन? एक मिनट पॉज करना। तो आज जैसे कि अभी हमने देखा कि जो फ्रेंड फंक्शन है वो अपने सिलेबस में है नहीं, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना चैप्टर नंबर 10 की भी, अभी तक जो 9th चैप्टर में जो टॉपिक आने वाले हैं वो सारे हमने क्या कर दिए हैं, पढ़ लिए हैं। और जो टॉपिक नहीं आएगा, नहीं पढ़ रहे हैं, अपना चैप्टर नंबर 10। और इसके अंदर है कंस्ट्रक्टर और डी स्ट्रक्चर। कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कोई चीज को बनाना या फिर क्रिएट करना, और डी स्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी चीज को मिटाना। तो कंस्ट्रक्टर मीन्स अभी जो फ्रेंड फंक्शन है, उस फ्रेंड फंक्शन, सॉरी, जो हमने क्लास बनाई थी, क्लास में कुछ फंक्शन के यूज किए थे, उन फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? क्लास के ऑब्जेक्ट की। ठीक है। अब क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर डॉट ऑपरेटर यानी कि जिसको हम डायरेक्ट मेंबर बोलते हैं, डायरेक्ट मेंबर का यूज करके हम जो क्लास के मेंबर फंक्शन हैं उनको एग्जीक्यूट करवाते हैं, उनको निष्पादित करवाते हैं। बट यहां पर जो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर भी एक मेंबर फंक्शन होता है। कंस्ट्रक्टर भी क्या होता है? एक मेंबर फंक्शन ही होता है, जो ऑब्जेक्ट की उत्पत्ति के साथ में ही जो ऑब्जेक्ट की उत्पत्ति के साथ में ही स्वतः निष्पादित हो जाता है। स्वतः क्या हो जाता है? निष्पादित हो जाता है। तो इसके लिए देखो, डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर में हमने आपको बताया, अच्छे से समझिए कि कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन है, एक मेंबर मेथड है या फिर मेंबर फंक्शन है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की उत्पत्ति होते ही अपने आप यानी कि स्वतः ही निष्पादित हो जाता है। और कंस्ट्रक्टर को हम समझते हैं अच्छे से कि कंस्ट्रक्टर एक तो बनाते हैं नॉर्मल फंक्शन और एक बनाएंगे कंस्ट्रक्टर। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कंस्ट्रक्टर का क्या यूज है। स्टॉप करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। जैसे कि कंस्ट्रक्टर को समझने के लिए सबसे पहले इसका यूजेस क्या है वो देखते हैं। क्लास बनाते हैं एबीसी क्लास, और इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर ए, और फिर एक पब्लिक का एक्सेस मॉडिफायर का यूज करके वॉइड गेट डेटा, ये एक फंक्शन बनाया। इसमें हमने सी आउट, एक बार जो ए डिक्लेयर किया है इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे सी आउट करते हैं, और एंटर वैल्यू ऑफ ए, और सी इन करने के बाद में इसकी वैल्यू जो है वो हम इनपुट कर देते हैं, और सी आउट ए। ठीक है।
और ये क्लास हम बंद कर देते हैं। क्लास को बंद करने के बाद में मैन फंक्शन स्टार्ट करते हैं, वॉइड मैन, और इसमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एबीसी का ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये जो मैन फंक्शन है गेट डेटा को एग्जीक्यूट करेगा, और ये आपका प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को समझे आप, देखिए सबसे पहले क्या बनाई, क्लास। क्लास के अंदर एक लिया मेंबर वेरिएबल, फिर पब्लिक में एक हमने फंक्शन बनाया। इस फंक्शन को हमने क्या किया, इसके अंदर कुछ 3 स्टेटमेंट लिखे हैं। पहला स्टेटमेंट लिखा कि भाई ए की वैल्यू इनपुट करनी है, तो यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ पर हमने कोडिंग लिख दी सी इन ए की वैल्यू इनपुट कर दी और ए की वैल्यू हमने यहाँ पर आउट कर दी, सिंपल। ठीक है, क्लास बंद कर दी, इस डेफिनेशन को डिफाइन किया था यहाँ से, यहाँ पे बंद कर दिया, क्लास बंद कर दी। फिर एक ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट का यूज क्या है, गेट डेटा के पास जाएगा और इन तीनों को स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, निष्पादित करेगा। स्क्रीन पर जो भी आप वैल्यू इनपुट करोगे वही आपकी आउटपुट हो जाएगी। सिंपल एक प्रोग्राम है क्लास का, कोई इसमें प्रॉब्लम किसी को नहीं ना। अब देखो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये तो था फंक्शन, ये क्या है, मेंबर फंक्शन है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये है आपका मेंबर मेथड या फिर फंक्शन, एक ही बात होती है, मेंबर मेथड या फंक्शन। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट पॉइंट है कि कंस्ट्रक्टर भी एक मेंबर फंक्शन होता है। कंस्ट्रक्टर भी क्या है, एक मेंबर फंक्शन ही है। तो ये मेंबर फंक्शन क्या है, यहाँ पर गेट डेटा एक मेंबर फंक्शन है, तो कंस्ट्रक्टर पढ़ रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर इज ए ऑल्सो मेंबर फंक्शन। ठीक है, बट उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषताएं। पहली विशेषता कि उसका नाम क्या होना चाहिए, क्लास के नाम के समान। पहली विशेषता क्या है, कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होना चाहिए, क्लास के नाम के समान। तो दूसरा एक प्रोग्राम बना लेता हूं मैं यहां पर, सेम यही प्रोग्राम यहां पर लेते हैं, क्लास एबीसी और इसके अंदर इंटीजर ए, फिर पब्लिक, और अब यहां पे पब्लिक के बाद में देखो, अब यहां पर बनाया मैंने एक फंक्शन, अब उसमें बना रहा हूं एक कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर की क्या विशेषता है, पहली विशेषता, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम के समान ही होना चाहिए। तो यहां पे देखो फंक्शन का नाम था गेट डेटा, यहां पे एबीसी, बट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो क्लास का जो नाम है ना एबीसी, तो यहां क्या होना चाहिए, एबीसी ही होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंस्ट्रक्टर का एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं है कि पब्लिक के ऊपर आपने डिक्लेयर कर दिया, जैसे इंटीजर है ये प्राइवेट है बाय डिफॉल्ट, और ये तो कोई भी फंक्शन है उसको आप प्रोटेक्टेड और प्राइवेट ही बना सकते हैं, बट कंस्ट्रक्टर का जब यूज करेंगे वो कैसा होना चाहिए, पब्लिक। उसका एक्सेस मॉडिफायर कैसा होना चाहिए, पब्लिक। ठीक है, फिर नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर का डेटा टाइप है कोई भी नहीं होना चाहिए, यहां तक कि वॉइड भी नहीं। जैसे इस गेट डेटा का डेटा टाइप क्या है, वॉइड, और इसका डेटा टाइप क्या है, कुछ भी नहीं। तो कोई भी आपको डेटा टाइप यूज नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर जब ऑब्जेक्ट की उत्पत्ति होती है, देखो ऑब्जेक्ट यहां पर बनाया आपने, देखो ये लाइन तो है अलग, इस लाइन को एक बार छोड़ दो। कंस्ट्रक्टर की जब उत्पत्ति होती है तो ऑटोमेटिक यानी कि स्वतः ही निष्पादित हो जाता है, आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो अब इस फंक्शन, ये दोनों फंक्शन सेम है, गेट डेटा और यहां पर एबीसी, तो इसके अंदर भी मैं लिख देता हूं सी आउट हेलो। चाहे ये भी तीनों स्टेटमेंट यहां भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये जो तीनों स्टेटमेंट लिखे हैं ना भाई, स्टेटमेंट पे तो एक फंक्शन का कोई भी हो सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 लिखे, उसमें हेलो लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें लॉजिक समझ में आना चाहिए। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, सी आउट हेलो। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। देखो सेम ऐसे ही किया ना, सेम। अब देखो हम बनाते हैं मैन प्रोग्राम, क्लास को यहाँ पर बंद कर देते हैं और वॉइड मैन, वॉइड मैन में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एबीसी का एक ऑब्जेक्ट बनाया, बस दैट्स फिनिश। अब इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है। क्या नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसकी जो 4 नंबर की जो विशेषता थी वो यही थी
कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा ना, तो स्वतः ही ये जो आपका कंस्ट्रक्टर है स्वतः ही निष्पादित हो जाएगा। फंक्शन निष्पादित नहीं, फंक्शन को तो करवाना पड़ेगा। देखो ऑब्जेक्ट लिखो, फिर डॉट लिखो, फिर गेट गेट डेटा लिखो, फिर ये निष्पादित होगा। इसमें आपको कुछ नहीं, बस ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाते ही ये क्या हो जाएगा, अपने आप ही इसमें सी आउट हेलो है ना, तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, सी आउट हेलो। ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो है ना फायदा। तो ये होता है कंस्ट्रक्टर। और इसकी क्या क्या विशेषताएं मैं आपको बताता हूं। इन्हें ओवरलोड नहीं किया जा सकता, इन्हें ओवरलोड नहीं किया जा सकता है। ये इनहेरिट नहीं होते हैं। ओवरलोड का मतलब बताऊं क्या होता है, जैसे मान लो यहां पर गेट डेटा है। ओवरलोड का मतलब, इसको थोड़ा सा दोबारा अच्छे से समझा देता हूं। एक फंक्शन बनाता हूं यहां पर void abc और int abc float abc float a float b और float abc float x। यहां पर कुछ फंक्शन बनाए मैंने। कुछ फंक्शन क्या है, एक ही फंक्शन बनाया है जिसका नाम क्या है, चार फंक्शन है जिनका नाम क्या है, एबीसी है। सेम नेम के चार फंक्शन बनाते हैं। तो इस सिस्टम को बोलते हैं ओवरलोड। यानी कि जब एक ही प्रोग्राम में एक ही नाम के और कई फंक्शन यूज करते हैं, लेकिन उसके डेटा, या तो उसके डेटा टाइप डिफरेंट होने चाहिए, या उनके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हैं ये भिन्न होने चाहिए। देखो यहां पर एक ही नाम के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी एक ही नाम के कितने भी कंस्ट्रक्टर कितने भी फंक्शन बना सकते हो, बट उनके डेटा टाइप आपको डिफरेंट डिफरेंट करने पड़ेंगे। और डेटा टाइप जब सेम है, देखो इन दोनों का क्या है, सेम है, बट यहां पे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या है, डिफरेंट है। तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट या फिर डेटा टाइप, इनमें से एक क्या होना चाहिए, आपका डिफरेंट होना चाहिए। समझ गए। तो ये सिस्टम है आपका ओवरलोड। तो इसमें यही है कि अगर इसी तरीके से मैंने फंक्शन को ओवरलोड किया है, तो इस कंस्ट्रक्टर को भी मैं ओवरलोड कर सकता हूं। अब कंस्ट्रक्टर का तो आप कहोगे कैसे कर सकते हो, इसमें डेटा टाइप तो आएंगे नहीं, लेकिन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट तो आ सकते हैं ना। कोई कंस्ट्रक्टर होगा 0 आर्ग्यूमेंट, कोई कंस्ट्रक्टर होगा 1 आर्ग्यूमेंट, कोई होगा 2 आर्ग्यूमेंट, 3 आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग आर्ग्यूमेंट के कंस्ट्रक्टर का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इन्हें इनहेरिट नहीं किया जा सकता। इनहेरिट का मतलब क्या होता है, देखो इनहेरिट का मतलब होता है जब एक क्लास के ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट के गुणों को प्राप्त करते हैं। यानी कि 12वीं क्लास के बच्चे हैं, है ना, पढ़ने वाले हैं और ठीक हैं, तुम लोग बहुत अच्छे हो, तो आप लोगों के गुण कौन प्राप्त करेगा, 11वीं वाले बच्चे। तो ऐसे ही जहां पर मैंने एक क्लास बनाई है एबीसी, वैसे एक दूसरी क्लास बना देता एक्स वाई जेड। तो एबीसी के इस कंस्ट्रक्टर का जो कुछ भी स्टेटमेंट लिखा है, फिर इसके अंदर कुछ भी था, उनके जो प्रॉपर्टीज है, उनकी जो गुण है, वो दूसरी क्लास यूज करती। तो ये जो क्या करते हैं, एक क्लास के गुणों को दूसरी क्लास जब यूज करती है उसको बोलते हैं इनहेरिट। तो कंस्ट्रक्टर में ऐसा नहीं होता। कंस्ट्रक्टर में ऐसा सिस्टम नहीं है कि भी दूसरी क्लास के जो प्रॉपर्टी वो हम यूज कर लेंगे ना, ये इसको इनहेरिट नहीं किया जा सकता। ये हम आगे इनहेरिटेंस का चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे सारे। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट की उत्पत्ति के बाद एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। और बस इनकी जो जो इंपॉर्टेंस थी और जो विशेषताएं थी वो यही हैं जो मैंने आपको बता दी हैं ना। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है और इसका क्या यूजेज है। एक छोटा सा प्रोग्राम और बता देता हूं जिससे हम इसको अच्छे से समझ लेंगे। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का एक एग्जांपल भी बता देता हूं, और फिर उस एग्जांपल को हम सॉल्व करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है।
देखो पैरामीटराइज में हम क्लास बनाते हैं, एक एबीसी एक क्लास बनाई और इसमें एक वेरिएबल लेते हैं, फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो सम, और जो कि प्राइवेट टाइप का है। अब मैं एक कंस्ट्रक्टर लेता हूं तो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज करेंगे, और एबीसी में पैरामीटर लेते हैं। पैरामीटराइज क्या होता है, जो आर्ग्यूमेंट होते हैं ना उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पैरामीटराइज। यानी कि ऐसा आर्ग्यूमेंट जिसके सॉरी ऐसा एक कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट होते हैं, उस कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, एबीसी और इसके अंदर दो ए और इंटीजर बी, यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर लिए हैं, और जिसमें कंस्ट्रक्टर होंगे तो ये कंस्ट्रक्टर, ये सॉरी जिसमें आर्गुमेंट होंगे तो ये कंस्ट्रक्टर क्या कहलाएगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। ठीक है, अगर ये ब्लैंक होता तो ये विदाउट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इसको हम कह सकते थे। तो यहाँ पे देखो ए और बी है, और जो सम मैंने लिया है तो सम इक्वल ए प्लस बी, और सी आउट, सम को क्या कर देंगे, आउट कर देंगे, बंद कर दिया, और ये कर दिया क्लास को बंद, और वॉइड मैन, और वॉइड मैन के बाद में यहाँ पे एबीसी का एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, यहां पर है लॉजिक, क्या लॉजिक है, देखो एबीसी का क्या मिल लिया मैंने, एक ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट डॉट एबीसी तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो फंक्शन के लिए होता है, कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, निष्पादित होता है, तो जरूरत ही नहीं उसकी। तो साथ में हमें उसकी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू तो भेजनी पड़ेगी ना, तो ओबीजे के आगे 10 और 20 कॉमा लगा के आपको वैल्यू सेंड कर सकते हो, इतना ही करना है। जैसे 10 और 20, 10 किसके पास चला जाएगा, ए के पास, और बी के पास चला जाएगा 20, 10 और 20 क्या हो जाएंगे 30, और यहाँ पे आउट हो जाएगा सम की वैल्यू 30, तो आपका आउटपुट आ जाएगा नीचे। आप यहाँ पे गेट सीएस फंक्शन का यूज कर सकते हो रिजल्ट को व्यू करने के लिए, ये आपका प्रोग्राम। तो आपका हो गया, दो टॉपिक हो गए, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल देख लिया, हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पढ़ लिया। नेक्स्ट जो हम कल पढ़ेंगे वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और इसके बाद में डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑब्जेक्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर है, ये सारे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, गुड डे, कर दो स्टॉप।